पार्ट 47 की स्टार्ट में हम साइकिक टावर को देखते हैं, जहां स्पिरिट मैसेंजर मूरोंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था और उसकी बॉडी के ब्रेक पार्ट्स को ठीक कर रहा होता है, लेकिन मूरोंग होश में नहीं था और काफी कोशिशों के बाद भी स्पिरिट मैसेंजर असफल ही रहता है। तब स्पिरिट मैसेंजर मूरोंग से पूछता है, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दो, लेकिन मूरोंग तब भी कोई जवाब नहीं देता। तब स्पिरिट मैसेंजर उससे पूछता है, जब जियान ने अपने फादर को मारा था तो क्या तुम वहीं पे खड़े थे? ये सुनकर मूरोंग एकदम गुस्से में अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि उसकी नजर में जियान ने अपने फादर को कभी नहीं मारा है। ये देख के स्पिरिट मैसेंजर को शांति मिलती है कि मूरोंग ने बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट सह ली और वो ठीक भी है, जिसके बाद वो उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भी ठीक कर रहा होता है और फिर मूरोंग के मुंह के अंदर से खून निकल जाता है। लेकिन कुछ भी हो, उसने बॉडी ब्रेकिंग पनिशमेंट सह ली थी। तब स्पिरिट मैसेंजर खड़ा होता है, लेकिन वो भी लड़खड़ाने लगता है। तब लीमू उसे संभालती है, जिसके बाद वो सारे गार्ड से कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ, क्योंकि मूरोंग को होश आ चुका है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं, जो साकुरा से कहती है, वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर आ गई, वरना आपने तो खुद को मार ही लिया था और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मूरोंग को कुछ नहीं होगा। लेकिन साकुरा कहाँ सुनने वाली थी, उसने तो उम्मीद खो दी थी कि मूरोंग अभी तक जिंदा है। तभी वहाँ डायरेक्टर की साथी आती है, जो साकुरा से कहती है, साइकिक टावर से खबर आई है कि मूरोंग बच गए हैं और उन्हें होश भी आ गया है। ये सुनकर साकुरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से नाचने गाने लगती है। तब वहाँ दूसरी सैनिक आकर कहती है, एम्पेरर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो आपको महल के अंदर बुला रहे हैं। ये सुनकर साकुरा परेशान हो जाती है। डायरेक्टर उससे कहती है, मूरोंग तो अभी ठीक है, इसलिए आपको एम्पेरर के पास जाना चाहिए। ये सुनकर साकुरा सोच में पड़ जाती है कि अब वो कहाँ जाएगी। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो एक जगह बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। तब उसके पास जीमू आती है, वो उससे कहती है, तुम्हारा कल्टीवेशन करना बेकार है, तुम कोई भी उम्मीद मत लगाकर बैठना कि यहाँ तुम्हें कोई आकर बचा लेगा। हान उससे कहती है, पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पकड़ कर क्यों रखा है, तुम्हारा मुझसे क्या फायदा है? जीमू उससे कहती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब स्नो हेरिस्कस से है, जिसे फैंगलियो लाने गया है। अगर वो उसे ले आए तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तब हान उससे कहती है, वो तो मेरे लिए कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर उसे इस काम में कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये सुनकर जीमू उससे कहती है, तुम दोनों का प्यार कितना ज्यादा है, ये देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए, मुझे तुमसे जलन होने लगी है। लेकिन पहले उससे मेरा सामान लाकर वापस करने दो, तब तुम दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर लेना। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर हान उससे लड़ने चली जाती है, जहाँ उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। कोई भी एक दूसरे को जल्दी हरा नहीं पाता, पर तभी वहाँ अंकल भी आकर हान से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हान उसे भी आसानी से हरा देती है और खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अंकल उसके पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन जीमू उसे रोक लेती है और अंकल से कहती है, उसे जाने दो, क्योंकि ये भी मेरे एक प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अगर उसे यहाँ कुछ हो गया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी तरफ सुओ को टॉम किंग के सिपाही मार रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सुओ का सिपाही भेष बदल कर आता है और सुओ को वहाँ से ले जाने लगता है, जिसके पीछे टॉम किंग के भी सिपाही पड़ जाते हैं और वो उन पर तीरों से हमला करने लगते हैं। पहली बार में तो सुओ का सिपाही बच जाता है, लेकिन दूसरी बार में उसे तीर लग जाती है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तब एक सैनिक उनकी तरफ स्वॉर्ड फेंक देता है, जो सुओ और सिपाही के आर पार हो जाते हैं और स्वॉर्ड लगने की वजह से दोनों वहीं मर जाते हैं। तब सिपाही उन्हें आकर चेक करते हैं कि सुओ जिंदा है या नहीं, लेकिन जब वो सुओ को चेक करते हैं तो सुओ का कपड़ा पहने वहाँ कोई और आदमी था, यानी कि सुओ के सिपाहियों ने इन्हें बेवकूफ बना दिया। ये देखकर वो सारे सिपाही एकदम गुस्सा हो जाते हैं। इधर हम सुओ को देखते हैं, जो पानी के अंदर एक डेड बॉडी की तरह बनकर छुपा हुआ था और फिर वो पानी के बाहर आकर गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ लिन घर के बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है कि ये पहाड़ तो उतना ऊंचा नहीं है, तब भी शिक्यू इतनी देर क्यों लगा रहा है, उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है, एक बार वो ऊपर आ जाए तब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तब उसके पास उस घर के अंदर वाली फीमेल आती है, जिसका नाम होंग है। लिन उसे देखकर कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे जानवरों को खाना खिला दिया है। तब होंग उससे घूरी रही होती है। तब होंग उससे कहती है, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी बेवकूफ माँ की तरह है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है, तुम पागल और बदसूरत चुड़ैल जैसी औरत मेरी माँ के बारे में बुरा भला कैसे कह सकती हो? ये सुनकर होंग उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का मार देती है।
लेकिन लिन दोबारा से उठकर उससे कहती है, तुमने दोबारा मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो उसे मारने लगती है। लेकिन होंग भी लिन की तरह अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लेती है। ये देखकर लिन एकदम हैरान हो जाती है कि होंग के पास मेरे जैसी इंकिंग पावर कैसे आई। वो उससे पूछती है, तुम्हें ये पावर कैसे मिली? तब लिन रोना शुरू कर देती है। होंग उससे कहती है, तुम आखिर रो क्यों रही हो? जिस पर लिन बताती है, मेरी माँ बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है और तुमने उन्हें बुरा भला कहा, इसलिए मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। ये सुनकर होंग एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर लिन की माँ कैसे मर सकती है, और फिर उदास होकर होंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फेंग ली और शिक्यू दोनों यूनिकॉर्न टॉम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं गेट अपने आप ही बंद हो जाता है और सारी मशालें जलने लगती है। साथ ही वहाँ कई सारे लोगों की डेड बॉडी भी थी। साथ ही नीचे से मूर्तियां भी ऊपर आने लगती है। तब फेंग लियो उन मूर्तियों को देखने जाता है और शिक्यू को बताता है, मुझे लगता है इन मूर्तियों के मुंह के अंदर से आग निकली होगी जिस वजह से ये सारे लोग मर गए, इसलिए हमें ये रास्ता इन मूर्तियों के ऊपर ही चढ़कर पार करना होगा। और जैसे ही वो उन मूर्तियों के ऊपर से चढ़कर उसे पार कर रहे होते हैं उसमें से आग निकलने लगती है, लेकिन हमारे दोनों हीरो आसानी से उस रास्ते को पार कर जाते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। उनके सामने एक दीवार होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा तीर लगे हुए थे। तब उन्हें सीलिंग पर और जमीन पर एक अजीब सा पत्थर लगा मिलता है। ये देखकर शिक्यू कहता है, लगता है इन दोनों में से ही कोई एक पत्थर होगा जिसमें से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। तब फेंग लियो अपने भाले को निकालकर जमीन वाले पत्थर पे फेंक देता है, लेकिन वो गलत पत्थर था, जिस वजह से सारे तीर उनके ऊपर ही अटैक शुरू कर देते हैं। शिक्यू और फेंग लियो दोनों अपने अपने वेपन की मदद से उन तीरों से बचते जाते हैं, जो सीन काफी बढ़िया होता है। और फिर वो दोनों सारे तीरों को खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीर खत्म होते हैं वहां पर एक और दीवार आ जाती है जिसके अंदर दोबारा से ही उतने सारे तीर लगे हुए थे। शिक्यू कहता है, अरे यार, अभी तो मैंने इतनी मेहनत करके सारे तीर को खत्म किया लेकिन ये दोबारा से आ गई। तब फेंग लियो कहता है, चलो कुछ भी हो, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि नीचे वाला पत्थर गलत है, ऊपर वाले पत्थर की मदद से ही हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, पर वो पत्थर बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, शायद ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर शिक्यू भी परेशान हो जाता है कि सच में वो पत्थर बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, और वो हिम्मत हारकर वहीं बैठ जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।